नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका प्रशांत जी, और श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने दिया दक्षिण अफ्रीका को 301 रन का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। और महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग में एसजी पाइपर्स ने जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब को 3-1 से हराया। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम के कप्तान शुभमन गिल, वहीं श्रेयस अय्यर को उपकप्तान नियुक्त किया गया है। श्रेयस को ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान तिल्ली में चोट लगने के कारण टीम से बाहर होना पड़ा था। भारत न्यूजीलैंड से पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में, दूसरा 14 जनवरी को राजकोट में और तीसरा और अंतिम मुकाबला इंदौर में 18 जनवरी को खेलेगा। कप्तान शुभमन गिल की वापसी हो रही है, वो भी चोटिल थे। उसके बाद श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो रही है। दोनों ही स्तंभ हैं इस टीम के। यह एक अच्छी खबर है, लेकिन विजय हजारे में अंतिम समय पर जो सिक्किम के विरुद्ध मुकाबला था उसमें वो नहीं खेल पाए। उन्हें स्क्वाड से बाहर होना पड़ा फूड पॉइजनिंग के चलते। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। वो ओडीआई सीरीज जो न्यूजीलैंड के विरुद्ध है उसके लिए पूरी तरह फिट है। तो अच्छे तरीके से कहा जाए, और इस टीम की जो घोषणा हुई उसमें ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग है नहीं। उम्मीद जैसे की जा रही थी उसी तरह से टीम का चयन हुआ है और पूरी तरह से बहुत ही संतुलित टीम है। एक दिवसीय क्रिकेट में व्हाइट बॉल में भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहा है, अगर देखा जाए हाल के वर्षों में या निरंतरता के साथ, तो उसी तरह की ये टीम बनाई गई है। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो घरेलू स्तर पर बहुत सारे रन्स बन रहे हैं, बहुत सारे विकेट मोहम्मद शमी के बारे में उम्मीद की जा रही थी। तो चयनकर्ताओं के लिए सबको टीम में शामिल कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अगर घरेलू टूर्नामेंटों में जिस तरह से रन्स बने हैं तो बहुत सारे बैटर थे, ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि शायद ईशान किशन को वापस लाया जाए फिर से, लेकिन चूंकि केएल राहुल मेन विकेट कीपर होंगे और ऋषभ पंत को जब बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा जा सकता है तो फिर ईशान किशन की जगह कहाँ बनती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना ज्यादा विकल्प है खिलाड़ियों का, जिसके चलते चयनकर्ताओं के लिए काम आसान नहीं होता। और इस टीम में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया। यह बिल्कुल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जी T20 के मद्देनजर उन्हें आराम दिया गया। और इसमें मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजों को मौका मिला है। लेकिन इस टीम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अभी भी मोहम्मद शमी की, जैसा आप कह रहे थे, जगह नहीं है। और 2027 में जो विश्व कप होना है ओडीआईज का एक दिवसीय का, वो उसमें एक अनुभवी गेंदबाज की कमी लग रही है। अब सिर्फ बुमराह ही ऐसे हैं जो अनुभवी हैं। नहीं, तो वहां पर ये देखा जाएगा कि 2023 में शमी का क्या प्रदर्शन था विश्व का, आपको याद होगा जिस तरह से शानदार गेंदबाजी उन्होंने की थी। तो हो सकता है कि अगर वहां तक वो फिट रहे 2 साल के अंदर तक तो उनकी सेवा ली जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात हुई कि घर में खेला था, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। लेकिन वही मैंने कहा कि जब नए लड़के जब आ रहे हैं और फिर आपके साथ अगर फिटनेस की समस्या हो जाती है तो ऐसा ही परेशानी बढ़ जाती है खिलाड़ियों के साथ, फिर वापसी कर पाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। और श्रेयस अय्यर की बात करें तो अनफॉर्चुनेट था जो ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ हुआ, लेकिन एक बेहतरीन फॉर्म से वो आ रहे हैं। आईपीएल में फाइनल एक बार कोलकाता को जिताया, उसके बाद फिर फाइनल तक ले गए पंजाब को, और उसके बाद भी अच्छा प्रदर्शन रहा था उनका। हालांकि अभी भी सशर्त उनकी टीम में वापसी हुई है। अगर पूरी तरह से वो फिट रहे तभी खेल पाएंगे। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत लंबा समय हो गया है। तो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट टीम है। और न्यूजीलैंड जानते हैं आपकी कितनी जुझारू टीम है। टेस्ट मैच श्रृंखला किस तरह से पिछली बार हरा करके गई थी भारत को, अपने ही मैदान पर हमें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन ये बदला हुआ फॉर्मेट है। व्हाइट बॉल में आप टक्कर नहीं दे सकते भारत को। रेड बॉल में निश्चित रूप से अभी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन व्हाइट बॉल में भारत को टक्कर देना बहुत मुश्किल है किसी भी टीम के लिए। और 2 दिग्गज खिलाड़ी उम्मीद की ही जा रही थी कि वो टीम में होंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। जब जब उन पे प्रश्न उठा है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा बने, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने क्या शानदार प्रदर्शन किया, और एक बार फिर
सबकी निगाहें। मैं तो देख रहा हूँ कि 2027 के विश्व कप में भी हैं दोनों, और डोमेस्टिक में भी खेल रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, फिटनेस की कोई समस्या नहीं है। और जो संकेत भारतीय चयनकर्ताओं की तरफ से मिल रहे हैं, उससे भी ऐसा लगता है कि इनकी सेवा ली जाएगी, जो कि बहुत जरूरी है। और एक और दिग्गज खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, ऑस्ट्रेलिया टूर में उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया था, हालांकि टेस्ट मैच खेलते आ रहे हैं और सेलेक्टर्स ने कहा भी था टीम की अब हम उन्हें टीम से बाहर नहीं कर रहे, बस इस 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर को हम लेके नहीं जा रहे। ऐसे में फिर लगातार उन्हें मौके मिल रहे, उम्मीद की जाए कि 2027 तक बने रहेंगे रविंद्र यह जडेजा। बिल्कुल जगह बनने पर है जी चूंकि ओडीआई फॉर्मेट अलग है, टेस्ट अलग है। ओडीआई में उस समय तक कौन फिट होता है, अभी तो समय है। जी तो उसी आधार पर देखिए, फिटनेस सबसे बड़ी चीज है जो जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी स्पोर्ट्स में। तो वहां पर देखा जाएगा कि कौन खिलाड़ी फिट है और किसका प्रदर्शन अच्छा रहा है हाल के दिनों में, उसी आधार पर टीम का चयन होता है। जी। और उधर विजय हजारे ट्रॉफी में राजकोट में बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने विदर्भ के खिलाफ विस्फोटक शतक लगाया। हार्दिक ने 92 गेंद पर 11 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 133 रन बनाए हैं। बेहतरीन खिलाड़ी हैं, चाहे वो भारत के लिए हो या फिर अपने स्टेट के लिए। लगातार 5 छक्के भी शामिल हैं। लगातार 5 छक्के भी शामिल। जबरदस्त। हालांकि संजू सैमसन का भी बल्ला चमका है जबरदस्त तरीके से। जी तो देखा जाए तो काफी मैचेस हो रहे हैं और इसमें हमारे सीनियर और जो जूनियर खिलाड़ी हैं सभी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात जो मैंने पहले कही थी, फिर दोहराऊंगा कि जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है डोमेस्टिक लेवल पर, इतने सारे खिलाड़ियों का समूह है, तो सबको पिक करना बहुत मुश्किल काम है सिलेक्टर्स के लिए। जी। और उधर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 301 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 28वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 148 रन बना लिए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 300 रन पर सिमट गई थी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। स्टार्ट अच्छा नहीं मिला था भारत को, शुरुआती झटके लगे थे, 4 विकेट उन्होंने शुरू में ही गवा दिए, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा नजर कप्तान वैभव सूर्यवंशी पर थी सबकी। पहली बार कप्तानी की बागडोर सौंपी गई थी अंडर 19 में, लेकिन लगता है कि उसका दबाव थोड़ा सा उनके ऊपर आ गया। बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन 140 रनों की जो साझेदारी हुई उसने कमाल किया, भारत को मुकाबले में वापस लाया और एक ऐसी स्थिति में पहुंचाया कि अब 4 विकेट गिर चुके हैं दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 के। 1-2 विकेट और, चूंकि बल्लेबाजी में ज्यादा उनके पास गहराई नहीं है, तो उसके बाद तो पूरी तरह से मैच भारत की गिरफ्त में होगा। अपने वैभव सूर्यवंशी की बात की, लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और ना सिर्फ डोमिनेट करके खेलते, एक लंबी पारी खेल के जाते हो, तो ऐसा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन के लिए क्या सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, डिस्ट्रक्टिव है। हर बॉल को पर मारने की उनकी मंशा होती है। हालांकि इसके लिए थोड़ी बहुत आलोचना भी उनकी हो रही है, लेकिन वो मनमौजी ऋषभ पंत जैसा क्रिकेटर है और उसने बहुत कम ऐसा आपने देखा होगा कि वो फेल हुआ है। हालांकि हमने देखा कि कुछ मौके ऐसे आए, विश्व कप का जो मुकाबला था उसमें अगर देखें तो सही समय पर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। आज कप्तान की रूप में भूमिका में पहली बार उतरे थे मैदान पर, तो वही तेज खेलने के प्रयास में वो आज भी आउट हुए। लेकिन ये खिलाड़ी भविष्य का खिलाड़ी है, इसके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जी। और उधर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल टीम से बाहर कर दिया है। कोलकाता ने यह फैसला बीसीसीआई के निर्देशों के बाद लिया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत साकिया ने भी इस निर्णय की पुष्टि की है। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता ने मिनी ऑक्शन में 9 करोड़ रुपए से ज्यादा में खरीदा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। ये प्रतियोगिता 4 से 11 जनवरी तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता में देश भर से 1000 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। टूर्नामेंट में विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीम खिताब के लिए चुनौती पेश करेंगी। एक अहम टूर्नामेंट। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि काशी में जी ये टूर्नामेंट पहली बार उस क्षेत्र में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर ये टूर्नामेंट हो रहा है और उस क्षेत्र में खेलों के विकास के लिए एक अच्छा कदम है, क्योंकि पूरे उस क्षेत्र में पहली बार इस तरह की वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। और जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी वर्चुअली इसका उद्घाटन भी करेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहेंगे। तो करीब करीब देखा जाए तो पूरे देश की जो राज्यों की टीमें, केंद्र शासित प्रदेश और कुछ संस्थानों की टीमें
तो एक बहुत बड़ा जमावड़ा वॉलीबॉल खिलाड़ियों का लगने वाला है। 71 साल से वॉलीबॉल की नेशनल चैंपियनशिप हो रही है और पहली बार इस क्षेत्र को मेजबानी का मौका मिला है। स्टेडियम भी बिल्कुल नया है और वहां पर खेलकूद का माहौल तैयार किया जा रहा है। पूरे काशी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो आपको मालूम ही है कि वाराणसी में एक क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी निर्माणाधीन है। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी खुद खेल प्रेमी हैं तो इसलिए अपने क्षेत्र में भी खेलों का विकास उनके माध्यम से हो रहा है। और जिस प्रकार से आपने बताया कि खेल प्रेमी है, जब भी कोई टीम टूर्नामेंट जीतती है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, तो लगातार वो खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते नजर आते हैं। बिल्कुल, और पहले तो टेलीफोन पर बात करते हैं, फिर उसके बाद अब बुलाते करके उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और एक अजब संयोग है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मेडल भी जीत रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपोजर अब खिलाड़ियों को ज्यादा मिलने लगा है, पहले उतना नहीं था। आपने देखा अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम का विदेशी दौरा हो रहा है, तो इस तरह के दौरे पहले होते नहीं थे। तो हर एथलीट को ज्यादा एक्सपोजर अब मिलने लगा है पहले के मुकाबले में, और ये खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है। जी। चर्चा करते हैं हॉकी पर। महिला हीरो हॉकी इंडिया लीग में एसजी पाइपर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ एसजी पाइपर्स की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। प्रतियोगिता में रांची बंगाल टाइगर्स का मुकाबला कल 3 बजे से रांची रॉयल्स से होगा। एक बेहतरीन तरीके से खेला आज एसजी पाइपर्स ने और जो मुकाबला भी अपने नाम किया। जी हाँ, पहला क्वार्टर में तो बड़ा जबरदस्त संघर्ष हुआ, अगर आपने मैच देखा होगा जरूर। लेकिन उसमें विजेता टीम एसजी पाइपर्स ने काफी संयमित तरीके से खेला। पहले क्वार्टर में संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद उस संघर्ष से अपने आप को निकाला, और फिर जो दूसरा क्वार्टर था उसमें लगातार पै दर पे हमले किए और बहुत ही सुनियोजित तरीके से आक्रमण करते हुए विपक्षी टीम के विरुद्ध गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। तो एक अच्छी जीत निश्चित रूप से, और टीम बहुत अच्छी है। अगर आप पिछले वर्ष की बात करें तो इस वर्ष भी लगातार अच्छी शुरुआत उनकी हुई है, अंक तालिका में पहला स्थान है। और सभी खिलाड़ी इस लीग से निकलकर बहुत, हमने पिछले साल भी देखा था कि इस लीग से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय दल में शामिल हुई थी। तो एक बहुत अच्छी पहल, पुरुषों की लीग भी आज से शुरू हो गई है। तो हॉकी लीग देश का सबसे महत्वपूर्ण मैं इसलिए भी मानता हूं क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी की लीग अगर ज्यादा होती है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, इस वर्ष 2026 में हॉकी के विश्व कप भी है, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी हॉकी के एक्शन में। जी, और कल भी एक कड़ा मुकाबला में देखने को मिल सकता है। रांची रॉयल्स 6 अंक पर हैं और रांची बंगाल टाइगर्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। रांची रॉयल्स दोनों सेक्शन में काफी अच्छा कर रही है, इसमें दूसरे नंबर पर है, और एसजी पाइपर्स के लिए लगातार कठिन चुनौती पेश कर रही है। और मेंस सेक्शन में भी जो टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले सीजन में। जी, और उधर पुरुष हॉकी इंडिया लीग में तमिलनाडु ड्रैगन्स और हैदराबाद तूफान्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम 2-2 की बराबरी पर है। चर्चा करते हैं टेबल टेनिस पर। अंडर 17 यूथ कंटेंडर्स टेबल टेनिस में वत्सल डुकलान और हंसिनी मथन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वत्सल डुकलान ने लड़कों के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड ऋत्विक गुप्ता को 4-11, 11-5, 11-7, 18-16 से शिकस्त दी, जबकि लड़कियों के सिंगल्स राउंड ऑफ 16 में हंसिनी मथन ने 1-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन दिव्यांशी भौमिक को 5-11, 11-9, 9-11, 11-7 और 11-4 से मात दी। भावी खिलाड़ियों के लिए काफी अहम है ये टूर्नामेंट। और देखिए, अपने ही खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला था तो ज्यादा और दिलचस्प हो जाता है। जी बिल्कुल। चर्चा करते हैं बैडमिंटन पर। 2 दिवसीय ऑल इंडिया जज बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे सीजन की शुरुआत आज से रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम में हुई। चैंपियनशिप में 9 राज्यों के 31 हाईकोर्ट जज हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस चौहान ने किया। यह राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट है। इसका उद्देश्य न्यायाधीशों के बीच खेल भावना, आपसी सौहार्द और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। एक अच्छी पहल कहेंगे इसे भी हम, राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये टूर्नामेंट जजेस के काफ़ी पहले भी होते रहे हैं और कई एथलीट उसमें भाग लेते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। और कुछ टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जो उन्हें मान्यता मिली हुई है नेशनल लेवल के टूर्नामेंट की। जी, और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। शबाब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।